Yes, today we are going to discuss about the विरेचन चिकित्सा. सो विरेचन चिकित्सा में जब भी हम पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकली देखते हैं कि कौन से पेशेंट को हमें विरेचन करवाना है, जहाँ पे भी पित्त का एसोसिएशन है या पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम विरेचन करवाएंगे. किसी पेशेंट को हमने अगर वमन करवाया है तो वमन का जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो विरेचन होता है. जितने भी दोषांश हमारी बॉडी में एक्युमुलेटेड हैं, उन दोषांश को, विशेषित दोषांश को शरीर से बाहर निकालना या पित्त और कफ से एसोसिएटेड जो भी दोषांश है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें विरेचन का प्लान करना होता है. नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि पित्त का विशेषण कहाँ कहाँ होता है. देखिए, यस्टरडे आई टोल्ड यू, अगर हमारी डाइट में कुछ पित्तवर्धक आहार जाता है, अगर हम बहुत सारे स्पाइसेस फूड लेते हैं या लेट नाइट तक हम जागते हैं, बड़ी लंबी फास्टिंग करते हैं, तो ये केमिकल एक्सपोजर की वजह से ये सब चीजें जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और हमारी बॉडी में पित्त का विशेषण होना शुरू हो जाता है. जब आपने वात पित्त कफ के सिम्टम्स को पढ़ा था और उसके एक समझा कि वात के सिम्टम्स क्या होते हैं, पित्त के सिम्टम्स क्या होते हैं, कफ के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वहां एक मेंशन किया गया था वात प्रकृति के पेशेंट का जो एंगर होता है, ग्रीफ होता है, फियर होता है, इमोशंस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. तो ये क्या करता है, जितना भी एंगर फियर है ये हमारे पित्त को इम्बैलेंस कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं पित्त एंड रक्त. पित्त और रक्त जो है आपस में बिल्कुल क्लोज लिंक रहते हैं. जहां पे हमारा पित्त का विशेषण या रक्त धातु के साथ ये आपस में इनक्लोज करते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी पित्त की इम्प्योरिटीज, ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं. ठीक है. जितने भी पेशेंट रहते हैं स्किन डिजीज के, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही रहता है कि इसकी स्किन को, हमें स्किन डिजीज हो रही है तो वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ, हमें उसको प्यूरिफिकेशन करना है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना है. ब्लड का प्यूरिफिकेशन कब हो पाएगा, जब हम उस पेशेंट को विरेचन करवाएंगे. अगर किसी पेशेंट को आप साफी देते हैं पीने के लिए, आप उसको नीमबादी पाउडर देते हैं, महामंजिष्टारी काढ़ा देते हैं, खदीरा अरिष्ट देते हैं, ये इस तरह के कोई भी ब्लड प्यूरिफायर के ड्रग्स अगर आप उसको रिकमेंड करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पित्त का विशेषित पित्त जो होता है हमारी बॉडी में, वो सिर्फ शमन द्रव्य से सबसाइड हो जाता है, वो एलिमिनेट नहीं हो पाता. उस द्रव्य को एलिमिनेट करने के लिए हमें विरेचन का सहारा लेना पड़ता है. सो विरेचन से जितने भी दोषांश होते हैं वो एक्सपेल होना शुरू हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि आपने पेशेंट को विरेचन तो प्लान किया है, पित्त का विशेषण भी आपको दिख रहा है, उस पेशेंट को प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू हाइपर एसिडिटी, फैटी लीवर, एसाइटिस, जॉन्डिस, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, इसमें पित्त का एक्युमुलेशन होता ही है. अगर कोई पेशेंट नोजिया से आता है, बहुत ज्यादा उसको नोजिया की प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेने के बाद भी सबसाइड नहीं होता, ये कई पेशेंट्स होते हैं ना रेगुलर एंटी एसिड्स लेते हैं, रेंटाडीन, पेंटापेराजोल, इस तरह की कोई टैबलेट जो है वो खाली पेट लेने की हैबिट बना ली होती है. अगर वो टैबलेट नहीं लेते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करता है, जिस दिन मैंने टैबलेट नहीं ली उसी दिन मुझे ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. सो उस कंडीशन को हम कैसे सबसाइड करेंगे. अगर किसी पेशेंट को ऐसा है कि उसको मोशन क्लियर, उसको जितने भी ड्रग्स लेने के बाद ही उसको वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं होती, ये अदरवाइज पेशेंट की चीफ कंप्लेंट होती है कि सुबह उठते ही मुंह में खट्टा पानी आता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है और समथिंग इज कमिंग आउट, वो हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स रहते हैं. देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे दोषाज होते हैं ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. हमने 5 तरह की वायु पढ़ी थी. व्यान वात का जो मेन काम होता है, ये सर्कुलेट करती है दोषास को, ये मूव करती है थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि व्यान वात जो होती है ये मूवेबल होता है. अब जब पेशेंट का अपान वायु डिस्टर्ब होता है, अपान वायु का मेन कार्य रहता है ये दोषास को एक्सपेल करता है, विंड शकृत आर्त को बाहर निकालता है. इट मीन्स कि यूरिन, स्टूल,
और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग जब भी इसको पीरियड्स आता है तो अपान वात हेल्प करती है इन सब चीजों को बाहर एक्सपेल करने के लिए। बट अगर किसी पेशेंट का पित्त विशिएटेड है और वात भी उसका विशिएटेड है, उस कंडीशन में ये दोषा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और पेशेंट को नोजिया आएगा। हो सकता है उसकी हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है नहीं भी हो कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि सुबह उठते मोशन भी पास होता है बट एसिड बहुत ज्यादा बनता है और खाली पेट ही उसको डकार आते हैं या वॉमिटिंग आता है, मुंह में खट्टा पानी आता है। सो ऑल दिस कंडीशन आर ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी। सेकेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या रहता है, यहाँ पे लीवर में इंफेक्शन रहता है, पेशेंट का लीवर की इन्फ्लामेशन की वजह से उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं एसाइटिस। एसाइटिस क्या रहता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का जो डिस्टेंशन होता है वो एसाइटिस होता है। जॉन्डिस, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है और वर्म इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शियस कंडीशन भी हो सकती है। आप पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है। इज माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू, आई थिंक so I will share you the screen, then you can understand. Okay, give me 1 minute. Now the learners, this screen is visible to you? Yes ma'am. Okay, so जब हम किसी भी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझते हैं, नोजिया है, हाइपर एसिडिटी है, लीवर की डिजीजेस है, तो उस कंडीशन में हमें दोषास को एक्सपेल करना होता है टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब कहीं पे कफ का एकमुलेशन है, वहां पे विरेचन की क्या आवश्यकता है। देखिए जहां पे भी कफ का पेशेंट आता है ना, आपका डायरेक्ट माइंड में आएगा कि हम इसको वमन प्लान कर दे, क्योंकि जहां भी कफ बढ़ा हुआ है, आचार्य का कहना है, बुक्स में यही लिखा है कि आपको वमन देना है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज कहीं पे रेस्पिरेटरी कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे ब्रोंकियल अस्थमा है या पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज है, उस कंडीशन में हम विरेचन भी प्लान करते हैं। जब आप डीप स्टडीज में जाते हो तो यू कैन गेट द आइडिया कि श्वास में 5 तरह के श्वास के बारे में, अलग अलग डिजीजेस के बारे में बताया है। महाश्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास। तो उसमें क्या रहता है, जो तमक श्वास होता है उसमें पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा, जैसे पेशेंट इज लाइंग डाउन पोजीशन में, उसको बहुत रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस होता है, जैसे ही आप उसको बिठाते हैं या बैक पे उसको कोई स्टॉप देते हो, पोजीशन देते हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हेल्प मिल जाता है और वो आराम से बैठ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कफ की। अगर किसी पेशेंट को कफ की ज्यादा प्रॉब्लम है, ये नाक में से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम विरेचन को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ जॉइंट डिसऑर्डर लाइक आमवाता हो गया है, ये गाउट का प्रॉब्लम है। देखो आमवात की कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पे आम का एकमुलेशन होता है, विशिएटेड दोषा जो है, ये आम जो है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाता है और पेशेंट को आमवात बन जाता है। या गाउट हो गया, उसको वात रक्त की प्रॉब्लम्स हो रही है, इस कंडीशन में वी कैन प्लान फॉर द विरेचन, प्लान कर सकते हैं। नाउ द इंडिकेशन ऑफ द विरेचन क्या है। विरेचन इज यूज्ड टू प्योरिटी द ब्लड। जितनी भी हमारे शरीर में इम्प्योरिटीज हैं उसको एक्सपेल करने के लिए विरेचन का प्लान किया जाता है। ये यूज किया जाता है हमारी स्किन डिजीजेस में, जैसे स्किन में कहीं एक्ने हो गया, एक्जिमा हो गया, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, अर्टिकेरिया है, स्किन की पिगमेंटेशन है, सोरियासिस है। देखिए स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को विरेचन ही प्लान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का कॉजेटिव फैक्टर होकर उसको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर एक्ने की हम बात करते हैं तो एक्ने फीमेल्स में 17 to 18 इयर्स की एज में या यंग बच्चों में 14 से 15 साल की उम्र में बहुत ज्यादा एक्ने डेवलप हो जाते हैं। एलर्जिक डर्मेटाइटिस में पेशेंट को स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग रहती है, अर्टिकेरिया रैशेस बन जाते हैं, पिगमेंटेशंस हो जाते हैं। या हम सोरियासिस की जहां पे बात करते हैं तो सोरियासिस क्या कंडीशन है, सोरियासिस की कंडीशन में पेशेंट को पूरे ही वाइट स्केलिंग्स होना शुरू हो जाती है। देखिए जब भी आप स्किन के पेशेंट्स को देखोगे ना अपने ओपीडीज में, तो आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो स्किन की कौन सी प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो रही है।
जो सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है इसको हम क्रॉनिक कंसीडर करते हैं जब वो स्मॉल जॉइंट्स पे आ जाती है। ऐसे नॉर्मली आप सोरियासिस को देखोगे ना, सोरियासिस वाले पेशेंट को इचिंग रहेगी, इचिंग के साथ साथ उस पेशेंट को जैसे पूरी बॉडी पे उसको इचिंग हो रही है, इचिंग के साथ साथ जैसे वो इचिंग करता है वहां पे व्हाइट व्हाइट कलर की स्केलिंग्स होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डैंड्रफ की तरह प्रेजेंस आती है, और वो फिर पेशेंट की पूरी ही बॉडी में इचिंग रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्किन पिगमेंटेशन। समटाइम आप पेशेंट्स को देखोगे जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा रेड रेड रैशेस आ जाते हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से पूरी ब्लैकिश स्किन हो जाती है। कई बार पेशेंट को उसमें बहुत ज्यादा इचिंग भी रहती है। समटाइम क्या होता है कि इचिंग ना भी होके वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलिंग्स जो होना या फिर वहां पे रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो इसमें हमें विरेचन देना ही है। नेक्स्ट का जो होता है विरेचन का इंडिकेशंस क्या रहता है, विरेचन का को हम एनीमिया वाले पेशेंट में देखो, एनीमिया में नॉर्मली यू कैन सी पांडु, आयुर्वेदा में इसको पांडु के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसमें एनीमिया में क्या होता है, एचपी लेवल आपका कम आ रहा है, तो यू हैव टू सी कि एचपी लेवल पेशेंट का कौन सा है, किस रिकमेंडेशन है उसका, 6 से ऊपर है, 8 के ऊपर है, 10 के ऊपर, किस तरह का एचपी लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। पेशेंट को रिकरेंट हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या उसकी बॉडी में दोष पित्त जो है वो बहुत ज्यादा विशेषित हुआ है, और जो मेन कॉज बन रहा है इन सब डिजीजेस का। ठीक है। सो विरेचन का इंडिकेट क्या है, एनीमिया हो सकता है, रिकरेंट हेडेक हो सकता है, पेशेंट को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या जो विशेषित पित्ता रहता है वो मेन कॉज बनता है विरेचन का। सो कौन कौन से डिजीजेस में हम विरेचन दे सकते हैं। सो लर्नर, जैसे आपके पास क्रॉनिक कंडीशन का पेशेंट आता है जिसको पक्षाघात, पैरालिसिस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेसिफिक जब हम पक्षाघात की डिजीज को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है आचार्य ने पक्षाघात टू विरेचनम, इसमें हमें विरेचन देना ही है। नॉर्मली पक्षाघात की डिजीज क्या होती है, आई विल ब्रीफ यू। देखो पैरालिसिस किस कारण से होता है, अगर किसी पेशेंट का बीपी हाई रहता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाने की वजह से ब्लड जो है उसका क्लॉट बन जाता है, और उसकी हाफ बॉडी, हाफ पार्ट, या हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, यूनिप्लेजिया है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का कोई एक हिस्सा कार्य करना बंद कर देता है, वो पेशेंट अपने हाथ पैर को नहीं उठा पाता, मूवमेंट्स उसकी कम हो जाती हैं, तो ये कॉज बनता है हमारे पक्षाघात का। अब पक्षाघात में हमें विरेचन क्यों देना है, क्योंकि पक्षाघात में मसल्स की वीकनेस, नर्व्स की वीकनेस होती है। इस कंडीशन में जब आप उसके मल का शोधन करते हो तो मूवमेंट्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर इसका आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में पक्षाघात को देखोगे तो ये वात की वजह से होता है, वात जब व्याधि है पक्षाघात, ठीक है, तो इसमें बस्ती भी दी जा सकती है। तो क्वेश्चन इज दिस कि पक्षाघात को हर एक बुक में आचार्य ने वात के अंडर लिया है, बट इसमें हम विरेचन प्लान करते हैं इंस्टेंट ऑफ बस्ती, बस्ती देते हैं बाद में, पहले विरेचन ही पक्षाघात के पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि पक्षाघात में नर्वाइन वीकनेस की वजह से इंटेस्टाइन्स की पैरास्टैटिक मूवमेंट्स में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। हमें पेशेंट की बॉडी की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है, ताकि मल्टी विटामिन फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कोई भी मेडिसिन अगर आप उसको दे रहे हो, उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू प्लान फॉर द विरेचन, आपको उसके मोशन को क्लियर करना होगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है उदर और एसाइटिस पेशेंट, पेशेंट किसी को भी एसाइटिस की प्रॉब्लम है, पेट फूल जाने की प्रॉब्लम है, उसमें विरेचन को प्लान किया जाता है। नित्यम एनीमा, क्योंकि उधर के जब चैप्टर को एसाइटिस, हाँ यस, एनी क्वेश्चन। देखिए लर्नर्स, जब जो सेकेंड हमारी डिजीज यहाँ पे बताई गई है एसाइटिस, एसाइटिस में क्या रहता है, यहाँ पे भी पानी, नॉर्मल लैंग्वेज में यू कैन अंडरस्टैंड, ड्यू टू द एक्स्ट्रा accumulation ऑफ द वाटर इनसाइड द मस्कुलेचर। ठीक है, एसाइटिस उधर बोलते हैं इसको आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में। एसाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाता,
यूरिन आउटपुट अगर किसी पेशेंट की कम हो जाती है, स्टूल कम हो जाता है, तो वो यूरिन का एकमुलेशन जो हमारा दिस एकमुलेशन ऑफ दिस है वो हमारे एब्डोमेन में स्टैंड बाय रहने लग पड़ता है, जिससे पेशेंट को एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको हम चेक करते हैं फ्लूइड थ्रिल से। किसी भी पेशेंट के अगर एब्डोमेन में वाटर का रिटेंशन हो रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ रख के टैपिंग करोगे, सो यू विल गेट द आइडिया। आपको एक अलग से डल नॉइज सुनाई देगी, जिससे पता चलता है कि वहां पे एकमुलेशन ऑफ वाटर जो है वो हो रहा है। सेकेंड, जिस साइड पे वाटर जाएगा, पेशेंट जिस तरफ को लेटेगा ना, वही पार्ट उसका एब्डोमेन का फूल जाएगा। ठीक है, सो एसाइटिस की कंडीशन ये रहती है। अब एसाइटिस वाले पेशेंट को हमें नित्यम विरेचन देना चाहिए। नित्यम विरेचन देने के लिए आप 10 से 20 ml अरंड तेल रोज रात को गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लगातार दिया जा सकता है, क्योंकि एरंड तेल को हम विरेचनीय ड्रग्स में बेस्ट मानते हैं अगर आपने किसी पेशेंट को नित्यम विरेचन पर डालना है। नित्यम विरेचन का शब्द का मतलब होता है रेगुलर विरेचन। आपके रोजाना उसको थोड़ा 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 करके देना है, एक बार में इकट्ठा नहीं देना है। जो पेशेंट बहुत ज्यादा वीक होते हैं, कमजोर है, एज जिनकी छोटी है, ये बहुत ओल्ड एज के पेशेंट हैं, जिनकी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है और बॉडी में ताकत नहीं है, उन कंडीशंस में हमेशा नित्यम विरेचन ही दिया जाता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेडिकेटेड घी इज गिवन टू द पेशेंट फॉर द प्रॉपर टाइम। ठीक है, सो नित्यम विरेचन दोगे आप एरेंडोल से। इसके बाद जो सर्जिकल कंडीशंस आती हैं आयुर्वेदा में, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये आजकल बहुत ही पेशेंट जो है वो आयुर्वेदा में आ रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की क्या बीमारी रहती है? इसमें एनोरेक्टल पॉटी के रास्ते में या तो मस्सा बन जाता है या उसमें से ब्लीडिंग आती है, कट लग जाता है और सम टाइम उसमें से पस की सिक्रीशन होने लग पड़ती है अगर वहां पे कोई पैसेज बन गया है। तो फिस्टुला में जो पैसेज बन जाता है वो डायरेक्टली एनरोल्ड हो जाता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, जिसको हमें एक्सपेल करना होता है पूरे पूरे ट्रैक को। फर्स्ट इज फिस्टुला इन एनो, सेकेंड हेमोरॉइड्स हो सकता है, इनग्वाइनल हर्निया हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं, थायराइड की कोई स्वेलिंग हो सकती है। सो ये सब कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अब इट इज यूज्ड इन फीमेल इनफर्टिलिटी। विरेचन को हम एनोरेक्टल डिजीजेस में आपको देना ही है। किसी पेशेंट को अगर गांठ बनी है या कोई मैलिग्नेंट कंडीशन है, उसमें भी अपने नित्यम विरेचन को प्लान करना है ताकि दोषा जल्दी से बढ़े ना, मोशन होता रहे उसको। नेक्स्ट कंडीशन आती है इनफर्टिलिटी की। देखो, इनफर्टिलिटी का जो कंडीशन होती है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वात का विशेषण होता है। इनफर्टिलिटी में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर है, हो सकता है कोई फाइब्रॉइड बना हो, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकता है, कोई हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। सो देयर इज अ मल्टी फैक्टर फॉर द इनफर्टिलिटी। बट क्या हम हर तरह की इनफर्टिलिटी में विरेचन प्लान कर सकते हैं? इसका आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि विरेचन देने से हम बॉडी का शोधन करेंगे, अपान वात को भी जो विशेटेड हो चुकी है उसको बैलेंस करेंगे। किसी भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी है अगर, तो उसका अगर आप यूएसजी करवाते हैं, वहां पे फाइब्रॉइड यूट्रस आया, पीसीओडी आया या नेबोथियन सिस्ट, बहुत सारे मल्टी स्मॉल फैक्टर्स भी ऐसे जनरेट हो जाते हैं जो लीड टू द इनफर्टिलिटी करते हैं। तो उसमें हमें पेशेंट को जब भी हमने रिजुविनेशन थेरेपी देनी है, आपने इसको फल घृत पे, शतावरी घृत पे या शतावरी कल्प पे, दशमूलारिस्ट, कोई भी ऐसी मेडिसिन आप एडवाइस करना चाहती हो जो रसायन की तरह एक्ट करती है, अगर पेशेंट को फल घृत दोगे तो उसमें चांसेस ऑफ प्रोजेनी बढ़ जाती है, उसको कंसीव होने की चांसेस बढ़ जाती है। बट अगर पेशेंट को कंसीव नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको विरेचन प्लान करोगे, फिर उसको रिजुविनेशन ड्रग्स पे डालोगे। ये विरेचन देने से उसके इंटेस्टाइन्स की क्लींजिंग हो जाएगी, जो ऑलरेडी दोषस विशिएटेड है या जो वो खा रहा है, अगर उसकी पाचन शक्ति सही नहीं है तो इमीडिएटली जो है वो डाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या है, अगर मेल्स में भी ऐसी ही कंडीशन होती है, मेल में अपने किसी मेल को कोच पाक कुछ अगर ड्रग्स अगर लिखना चाहते तो यू कैन राइट डाउन। अगर मेल इनफर्टिलिटी में आप कोच पाक दे रहे हो
या उसे शतावरी शतावरी अश्वगंधा का मिक्सचर दे रहे हो। बजरंग प्याला नाम से एक ड्रग हर्ब आती है, शिलाजीत का कॉम्बिनेशन अगर आप दे रहे हो, तो ये सारे ही ड्रग्स जो है एफ्रोडियास्टिक काम करते हैं और स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। डाइट में अगर आप उसको उड़द की दाल देते हो तो वो एफ्रोडियास्टिक काम एक एफ्रोडियास्टिक कार्य करता है। सो हमें अगर किसी भी मेल पेशेंट की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है, उस कंडीशन में हमें पहले उसको विरेचन कराना चाहिए, उसकी धातु को स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप शिलाजीत देते हो ये बहुत हॉट पोटेंसी के ड्रग्स रहते हैं। सुपारी पाक है, सालम पंजा है। ये ड्रग्स जो हैं पेशेंट को पहले डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए वी हैव टू कंडक्ट द विरेचन ट्रीटमेंट, उसके मेटाबॉलिज्म को हमें सही करना है। तो वो चीजों को हमें ना व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान विद द पेशेंट, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यू हैव टू सी कि कॉजेटिव फैक्टर क्या बन रहा है, क्योंकि विरेचन हम मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लो या किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर लो, तो आप विरेचन हर किसी को प्लान कर सकते हो। वमन प्लान करने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट द कंडीशंस, बट विरेचन, नित्य विरेचन तो हर पेशेंट को आप दे सकते हो। एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? आप हर पेशेंट को विरेचन क्यों प्लान कर सकते हो? यस मोनिका जी, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स में भी आई थी, तो आप मुझे बताइए कि विरेचन का प्रोसीजर आपने शायद क्लिनिक पे देखा होगा, या यू आर हैविंग एन आइडिया अबाउट द विरेचन, हम किस हर पेशेंट को क्यों विरेचन प्लान कर सकते हैं? मैम विरेचन मेरे सामने नहीं हुआ था मैम, मैंने बस ये जो गृहावस्थी और ये सब चीजें देखी थी मैम। ओके आपको विरेचन के चैप्टर में कुछ समझ आया कि विरेचन क्या होता है और क्यों देना चाहिए विरेचन? मैम नहीं, मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुई क्योंकि 1 मंथ से मेरी क्लासेस भी और प्रैक्टिकल सब कुछ छुटा हुआ था मैम। मेरे फादर थोड़े से बीमार ज्यादा हो गए थे ना, मैं आज से ही बस कंटिन्यू स्टार्ट कराया मैम। ठीक है, आप ना एक बार पीपीटी को गो थ्रू कर लीजिएगा, तब आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं एनीबॉडी ग्रेजुएट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करती हूँ मैम, 1 जुलाई से कंटिन्यू करती हूँ मैम शालीमार बाग में। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ जी। ठीक है, उसके लिए आप मुझे पर्सनल नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आई विल लेट यू नो। ओके 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 मैम, थैंक नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स जो भी अभी क्लास में है, दे कैन टेल मी, हम हर पेशेंट को विरेचन क्यों प्लान कर सकते हैं? मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है मुझे। मैम मैम ब्लीचिंग का ऐसे होता है कि हम जो हमारी बॉडी की गंदगी होती है ना, ये एक तरह से हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। जो बॉडी की गंदगी होती है उसके थ्रू बाहर निकाल देते हैं। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है कि डिस्टर्ब हो रखा है, जो सही से वो मतलब मोशन के थ्रू वो नहीं निकल पा रहा है, तो उसके द्वारा हम इसको करते हैं। तो इसको स्टोन प्रॉब्लम में भी हम ब्लीचिंग को करवा सकते हैं। हमारे काफी अच्छा होता हम्म। हाँ जी हरजिंदर जी, हरजिंदर कौर ने दिया है आंसर या पूजा ने दिया है? दोनों के माइक कौन थे? है। जिंदर बात कर रही है। हाँ जी हरजिंदर जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कि हमें विरेचन क्यों प्लान करना है, जितने भी मेटाबॉलिटिक इम्प्योरिटीज है उसको निकालने के लिए। ठीक है, ये तो जनरलाइज्ड हो गया, और हम जनरलाइज ना हर पेशेंट को विरेचन प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पेशेंट आपके पास ओपीडी में आएंगे ना, उनका अगर डाइटरी फैक्टर आप देखते हो, एक तो अनटाइमली फूड हैबिट जो है वो सबके पास होती है, सब लोग टाइम से खाना नहीं खाते हैं, किसी का शेड्यूल ऐसा है, एवरीवेयर आप उसका पूरा असेसमेंट जब करोगे ना, इनिशियल असेसमेंट करते हो, तो यू विल गेट द आइडिया। सेकेंड टाइप ऑफ द जो पेशेंट ओपीडी में आता है, लोग फास्ट फूड या जो हमारा पुराना खाना है वो पत्ता जाता है हमारे इंडाइजेशन का। थर्ड रीजन जो है अहितहार। अहितहार में आयुर्वेदा में समझते हैं दो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हार। अगर आप
दही भल्ला खाते हैं लोग बहुत टेस्टी समझ के। दही जो है अभिसंधि कारक होता है, विरुद्ध आहार में आता है, और जब दही को उड़द की दाल के साथ मिक्स करके खा रहे हैं तो वो एक अहित आहार बन जाता है। अगर आप कॉम्बिनेशन में शहद और इसको ले रहे हो, गर्म पानी के साथ ले रहे हो, या आप मैंगो शेक को बना के दूध में मैंगोस को ले रहे हो, तो ये सारे ही डाइट जो है अहित आहार के अंडर आयुर्वेदा में कंसिडर की जाती है। अभी समर सीजन है, मैक्सिमम लोग जो है ना ये बनाना शेक, मिल्क शेक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो उससे क्या है कि अगर मैंगो शेक आप बनाना भी चाहते हो तो आपको आम का पान बनाना है, दूध में मिक्स नहीं करना है। अगर आप सिमिलर लाइक कंडीशन में मैंगो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट को कभी भी आप मिल्क के साथ कॉम्बिनेशन में लोगे वो हमारी बॉडी में अहित आहार की तरह ही काम करेगा। वो अनडाइजेस्टेड फूड आपको पित्त को बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो जनरल वे से अगर आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हो तो यू विल गेट द आइडिया कि इस पेशेंट में पित्त विषेटेड ही है और हमें नित्यम विरेचन डालना ही है। नित्यम विरेचन के लिए आप सिंपल अभिपत्ति का चूर्ण भी यूज कर सकते हो, सनाय का चूर्ण भी यूज कर सकते हो। अभिपत्ति का चूर्ण जो होता है ना, इसमें त्रिकटु, हरड़, ये सब चीजें पड़ी होती है। सो अभिपत्ति का चूर्ण इज द सेफेस्ट, कि इससे किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इवन आप भी आज पूरा जितने भी हमारे डॉक्टर्स ज्वाइंट हैं जो लर्न कर रहे हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, सो आप भी एक बार अभिपत्ति का चूर्ण खा के देखो, यू विल गेट द आइडिया हाउ इट विल एक्ट इन योर बॉडी। सो अभिपत्ति का चूर्ण जो होता है ये 3 से 5 ग्राम अपने गर्म पानी से रात को लेना है। सुबह उठते ही जिनका मृदु कोष्ठी होती है उसको 1 से 2 मोशन हो जाएंगे। जिन लोगों का मध्यम कोष्ठी होता है, मध्यम कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, इसको हम असेस कर सकते हैं दूध से। जो लोग दूध पीते ही मोशन चले जाते हैं उनका मृदु कोष्ठ होता है। जिन लोगों को दूध से एक बार मोशन आ जाता है वो मध्यम कोष्ठी है। और जिन लोगों को दूध पीने से कोई असर ही नहीं होता, उनको पॉटी ही नहीं आती है, वो होते क्रूर कोष्ठी। उस कंडीशन में हमें पेशेंट को अभिपत्ति का चूर्ण रात को गर्म पानी के साथ देना है और सुबह उठते ही उसको मोशन आएगा। अभिपत्ति का चूर्ण नित्य विरेचन